नमस्कार दर्शकों, हमें बीपीएच के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। मैं 3 प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत करती हूं। डॉक्टर आशीष सैनी, जो दिल्ली से एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर में यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली, और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की समस्या के बारे में, जिसको कि हमारे टर्म में बोलते हैं बीपीएच। बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। डॉक्टर वाईपीएस राणा जी, जो दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर यजवेंद्र प्रताप सिंह राणा है। मैं हूं डायरेक्टर यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट बीएलके मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अरुण एंटनी जी, जो दिल्ली में वेंकटेश्वर अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिकल सर्जन हैं। I am Dr. Arun Antony, Senior Consultant, working in the Department of Urology, Uro-Oncology and Renal Transplant at Venkateshwar Hospital, Dwarka, Delhi. डॉक्टर आशीष सैनी, सबसे पहले आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। डॉक्टर, सौम्य प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बीपीएच क्या है? बीपीएच में 3 शब्द हैं, बी, पी एंड एच। बी मतलब बिनाइन, बिनाइन मतलब कि जो कैंसर नहीं है। तो एक तो ये है कि आजकल लोग सबसे पहले प्रोस्टेट किसी का बढ़ता है तो उनको लगता है कि भाई कैंसर हो गया, गूगल क्योंकि यही बताता है। तो बिनाइन मतलब है कि जो कैंसर ना हो। पी फॉर प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट बढ़ना, और हाइपरप्लेजिया मतलब कि ग्रंथि का जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाना। इसको हम बीपीएच कहते हैं। और ये जो बीपीएच की समस्या है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये समस्या बढ़ने लगती है। 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में ये समस्या पाई जाती है। और इस विकार से जुड़े सामान्य लक्षण क्या हैं? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो हमारे पेशाब के मसाने और आगे जहाँ से हमारा यूरिन का पाइप होता है उसके बीच में पाई जाती है, और इसके बढ़ने के कारण ये रास्ते को बीच से रोकने लगती है और हमारी पेशाब की जो धार है वो पतली हो जाती है। पेशाब करने में हमें विलम्ब होने लगता है। कभी कभी करने के बाद ऐसा लगता है कि पेशाब खुल के नहीं आया, अभी भी जो है संतुष्टि नहीं हुई, और अंत में कुछ बूंदें भी पेशाब की गिरने लगती हैं, जिसको कि हम ड्रिबलिंग कहते हैं। जब ये समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है तो हमें अर्जेंसी होने लगती है। अर्जेंसी मतलब कि पेशाब आना लेकिन उसको रोक नहीं पाना, और अगर बाथरूम सामने है तो कुछ पेशेंट्स को पेशाब तुरंत ही निकलने की भी आभास होता है। इसके अलावा आपको रात में बार बार उठने की समस्या होती है कि पेशाब आने की वजह से, यूरिन लगने की वजह से अब बार बार लगता है कि हमारे नींद खराब हो रही है और बार बार यूरिन पास करने जाना होता है, जिसको कि हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। तो 2 तरह के सिम्टम्स की हमने बात की। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें कि धार पतली हो सकती है। दूसरा इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, अवॉइडिंग सिम्टम्स, जिसमें कि आपको यूरिन ज़्यादा जाना, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, या रात में बार बार यूरिन पास करने जाना, जिसको कि नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, ये हो सकता है। भारत में बीपीएच कितना आम है? तो अगर हम देखें तो जितनी भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर अल्ट्रासाउंड पे आता है या आपको ये सिम्टम्स हैं जो इसके बारे में हमने बात की, तो अधिकतर 90% लोगों में ये समस्या बीपीएच की वजह से होती है, और 10% पेशेंट में ये समस्या प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकती है। अधिकतर अगर 60 साल से उम्र के ऊपर हम देखें तो 60% लोगों में बीपीएच के सिम्टम्स आएंगे। अगर 90 साल की उम्र हो गई है आपकी तो 100% जो है आपको प्रोस्टेट उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रंथि बढ़ती है। डॉक्टर, क्या बीपीएच के रोगियों में जीवन की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है? तो इसमें देखा गया है कि अगर प्रोस्टेट आपका इलाज है तो 30% चांसेस ऐसे पेशेंट्स में होता है कि उनमें इरेक्शन के इश्यूज भी आते हैं, जिसको कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीपीएच के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। इसकी वजह से आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में इशू आ सकते हैं, क्योंकि आप रात में अगर बार बार यूरिन पास करने जाएंगे तो मॉर्निंग में यू विल नॉट बी फ्रेश। उसकी वजह से भी आपको ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कम हो जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं बीपीएच की और इरेक्शंस की, इन सब के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। आप अगर दिल्ली में हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनको आप उनसे सलाह लें। और 90% ऑफ द टाइम ये जो समस्याएं हैं ये दवाइयों के जरिए ही ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर वाईपीएस राणा, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आप बता सकते हैं? बीपीएच किसको हो सकता है?
बीपीएच हर मेल को विद एडवांसिंग एज हो सकता है। ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल बीपीएच के चांस को इंक्रीज करता है। और जेनेटिक्स, अगर आपके फादर या अंकल को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट डिजीज जल्दी हुई है तो चांसेस है कि आपको भी बीपीएच जल्दी एज में हो सकता है। अब बीपीएच अगर हुआ है तो क्या टेस्ट हैं जिससे इसको डायग्नोज किया जाए? पहली चीज आपके सिम्टम्स। अगर आपके सिम्टम्स में जिसमें फ्रीक्वेंसी, यूरिन बार बार जाना, फ्लो कम हो रहा है, तो आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे अल्ट्रासाउंड, यूरिन रूटीन, सीरम पीएसए टेस्ट एंड यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करते हैं। यूरोफ्लो बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसमें यूरिन एक मशीन के ऊपर पास किया जाता है और फ्लोज से हमें पता लग जाता है कि किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन प्रोस्टेट या ब्लैडर की प्रॉब्लम से हो रही है। अब जब बीपीएच डायग्नोज हुआ तो उसको हम ट्रीट कैसे करना है और बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी भ्रांति रहती है। बीपीएच आमतौर पे हर मेल को विद एज हो ही जाना है। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब प्रोस्टेट की मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रहा है, वहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर का सस्पेक्ट किया जाता है और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीरम पीएसए टेस्ट एक ब्लड मार्कर है जिससे हमें आइडिया लग जाता है। बट क्या पीएसए हर प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ेगा? ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कभी कुछ बहुत हाईली एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे बिना पीएसए बढ़े भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और दूसरी तरफ जहाँ पीएसए नॉर्मल को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, अगर पीएसए बढ़ा हुआ है वो किसी नॉर्मल बीपीएच या प्रोस्टेटाइटिस में भी हो सकता है। तो हम ये सिर्फ मार्कर है, इसके अकॉर्डिंगली और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर डीआरई जो कि हम फिजिकली चेक करते हैं और एमआरआई टेस्ट, ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आपको कैंसर है या फिर साधारण एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है। जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट कंफर्म हो गई और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके सिम्टम्स नॉर्मल चीज़ों से नहीं ठीक हो रहे हैं, तब आते हैं इसको मेडिकली मैनेज करना। जो हम सबसे पहले इस तरह के सिम्टम्स के लिए एडवाइस देते हैं, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। वाटर इनटेक अपना नियमित मात्रा में लेंगे, समय समय पे यूरिन पास करते रहें, डोंट होल्ड यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, उससे आपको इन्फेक्शन से बचेंगे। अगर ये करने से आपके सिम्टम्स बेटर होते हैं तो शायद कोई मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। हर एनलार्ज प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। बीपीएच कभी भी साइज से ट्रीट नहीं होता है। कभी कभी हमने देखा है कि 100 ग्राम प्रोस्टेट है, सिम्टम्स कुछ नहीं है, यूरोफ्लो बहुत अच्छा है, तो हम कोई मेडिसिन भी नहीं देते। अगर सिम्टम्स हैं तब फिर हमें मेडिसिन देनी है। मेडिसिन में आज की डेट में बहुत सेफ मेडिसिन हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक मेडिसिन लेने के साथ में भी पेशेंट्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इनफैक्ट यूरिन के सिम्टम्स हमेशा ठीक रहते हैं। मेडिसिन से अगर नहीं फायदा हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स हैं जहां पर दूरबीन से प्रोस्टेट के रास्ते यूरिन के पैसेज में जाकर लेजर से हम होलअप करते हैं, या बाइपोलर टीआरपी जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है, उसके थ्रू प्रोस्टेट को अंदर से कट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं जहां पर यूरोलिफ्ट टेक्निक है, प्रोस्टेट में क्लिप्स लगा देते हैं, कुछ और भी नई टेक्निक्स आई हैं, बट मकसद ये है कि प्रोस्टेट जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है उसको रिलीव कर देना है। जब प्रोस्टेट की ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव रहेगी, यूरिन अच्छा पास होगा और ब्लैडर स्ट्रांग रहेगा। बीपीएच एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये अगर ट्रीट अच्छे से ना करें किडनी फेलियर की वजह भी बन सकती है। अगर ब्लैडर डिफंक्शनल हो जाए, काफ़ी ज़्यादा यूरिन होल्ड करता रहे ब्लैडर, और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और किडनी फेलियर भी। सो बीपीएच को टाइमली डायग्नोज करके अच्छे से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अरुण एंटनी जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे ऐसे लोगों में जीवन शैली प्रबंधन की क्या भूमिका रहती है? सो बीपीएच इज इनहेरेंटली अ डिसीज ऑफ ओल्ड एज, यानी ज्यादातर ये जो बीमारी है इट हैपेंस इन 60s एंड 70s, एंड इट्स अ पेक्यूलियर ऑर्गन क्योंकि दिस इज एन ऑर्गन विच विल कीप ग्रोइंग टिल डेथ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सिम्टम्स विल बी हैपनिंग इन द 60s, बट लेट्स से अगर किसी को अर्ली 50s में सिम्टम्स हो रहे हैं, सो दैट इज व्हेन वी कंसिडर दैट पेशेंट एज अ young BPH. So certain lifestyle modifications will help in that, like maintaining a healthy lifestyle, not smoking, keeping yourself fit, and avoiding constipation. And रात को सोने से पहले लिक्विड का इंटेक भी कम करना होता है, बिकॉज at this age some of the men are also in the habit of taking alcohol,
अवॉइड स्मोकिंग. सो रात को अगर सोने से 2.5 घंटे पहले कुछ भी लिक्विड हो, वेदर इट बी टी, कॉफी, जूस, अल्कोहल, सूप, मिल्क, ये सब आप अवॉइड करते हैं तो रात को नींद में से उठने के जो सिम्टम्स है वो भी कम होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन टेक to improve the quality of life if you are already suffering from symptoms of prostate enlargement, which is BPH. डॉक्टर, किसमें बीपीएच के लक्षण हैं लेकिन वे उपचार लेने में संकोच करते हैं? जहां बीपीएच की हम बात करते हैं वो भी यंग पेशेंट में, सो दो मेन इश्यूज आते हैं. एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन. सो कुछ सेक्सुअल फंक्शनैलिटी के इश्यूज आते हैं विच हैव टू बी एड्रेस्ड. दूसरा एक इश्यू ये आता है कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कई बार that treatment itself can lead to retrograde ejaculation, या कभी कभी अगर retrograde ejaculation मतलब जो sperms है वो पेशाब के रास्ते बाहर जाने के बजाय पेशाब के थैले में चले जाते हैं. So it does not affect your sexuality, it does not affect your sexual potency, but वो एक concerning symptom होता है बहुत सारे patients के लिए. So these are the two main issues. So some patients can have sexual dysfunction या erectile dysfunction, and there could be another subset जिसमें ये मेडिसिन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है. एक इश्यू और आता है, मान लीजिए कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और उससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो देन यू विल नीड टू अंडरगो सर्जरी, एंड मोस्ट ऑफ दीज सर्जरीज विल आल्सो हैव द सेम साइड इफेक्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग नोन एज यूरोलिफ्ट. तो यूरोलिफ्ट एक ऑप्शन है जिसमें ये जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन वाले साइड इफेक्ट्स इतने प्रोमिनेंट नहीं रहते या रहते ही नहीं है. डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजिस्ट की मुख्य चिंता क्या है जो रोगी के उपचार को प्रभावित कर सकती है? Yeah, so if there are males who are living with their daughter-in-laws, so इस तरह के patients sometimes they hesitate to seek treatment because उनको लगता है कि how to put across this to my son and my daughter-in-law कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है. इसमें एक चीज समझना है, आपको हेसिटेट नहीं करना है. दिस इज अ यूरिनरी इशू विच इज नॉट अ मेजर इशू. आपको आना पड़ेगा एंड इट इज इजीली ट्रीटेबल. और कुछ पेशेंट्स हेसिटेट करते हैं जो बिकॉज ऑफ लेजीनेस ऑल्सो. सो सम पेशेंट्स डोंट वांट टू कम एंड दे कीप सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो ये थोड़े अपना एक थॉट प्रोसेस चेंज करना है. देखिए, एक इश्यू है तो डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा एंड डिस्कस करना ही पड़ेगा. सो इट्स जस्ट एन इश्यू ऑफ माइंडसेट. जस्ट सॉर्ट इट आउट एंड आई थिंक इट्स इजीली मैनेजेबल. और अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक अनुभवी विशेषज्ञ के रूप में आप रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? So for every young patient who is suffering from BPH, I would say कि maintain your healthy lifestyle. Like I told you, avoid alcohol, smoking, maintain a healthy body weight, do some exercise regularly, and if you have issues, of course avoid constipation, and if you still have issues, then seek treatment. Don't hesitate in seeking treatment. और अगर उसके बाद भी सर्जिकल रिक्वायरमेंट भी अगर पड़ती है, so understand the pros and cons and go ahead with whatever the doctor has suggested to you. डॉक्टर रेड्डीज द्वारा एक सार्वजनिक जागरूकता पहल ये संचार किसी चिकित्सक की सलाह का विकल्प नहीं है. कृपया किसी भी चिकित्सा सलाह के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें. हालांकि इस सामग्री को तैयार करने में यथासंभव सावधानी बरती गई है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज इसकी सामग्री के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे.